नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन एवं डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 6 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका लास्ट लेक्चर है ये 7th नंबर का लेक्चर, लास्ट लेक्चर है इसका ये। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा जितना भी मैटर है सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। और चाहे आरपीएससी एफएस हो, चाहे कोई सी भी एफएस हो, कोई सी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिसके अंदर ये टॉपिक है उसके अंदर ये पूरा ऐसे कैसे छपेगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। ठीक है, पार्ट 7 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको जल्दी से, है ना। चले फिर। तो हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे वसा। ठीक है, वसा जिसको हिंदी में लिपिड बोलते हैं और फैट से बोलते हैं। ठीक है, फैट या फिर लिपिड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। परिभाषा देख लो इसकी, कार्बन से तो एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बने यौगिक जिनमें ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन तो कम होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। सॉरी, गलत बोल दिया कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा रहती है और ऑक्सीजन कम रहती है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ CHO विथ लो ऑक्सीजन कॉन्टेंट। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, जल में अघुलनशील होती है। अब तो नॉर्मल बात है, पता है अपन को भाई, वसा है ये तो जल में अघुलनशील रहेगी। ठीक है, तो जल में तो अघुलनशील रहेगी, यानी कि इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में घुलनशील रहेगी। किस किसके अंदर, सोल्युबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, इन तीनों में क्या रहेगी, घुलनशील रहेगी। ठीक है, अब देखिए वसीय अम्ल क्या होता है, फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, एक होता है असंतृप्त जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, दो प्रकार के हो गए इसके अंदर वसा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, कैलोरी मान देख लो इनके। इसके 1 ग्राम जो कैलोरी होती है ना, तो 1 ग्राम जो वसा का जो कण होता है ना, ठीक है, 1 ग्राम वसा का अणु होता है, उससे 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक इसी से प्राप्त होती है, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन से तो 4 ही होती है, कार्बोहाइड्रेट से 4 होती है ना। लेकिन वसा से कितनी हो रही है, 9.45 हो रही है, लगभग 9 हो रही है। हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी। ऊर्जा देखो, कार्य देखो इसका, है ना, सबसे अधिक ऊर्जा। और कार्य देखो इसको, ऊर्जा ग्रहण करना, ऊर्जा संग्रह करना, जो कि क्योंकि फैट इकट्ठी हो जाती है बॉडी के अंदर, स्किन के नीचे। ठीक है, और स्किन के नीचे इकट्ठी होगी तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करने देगी वो, तो वो क्या करेगी, इंसुलेशन का कार्य करेगी। ठीक है, ऊष्मा रोधन का कार्य करेगी, अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगी, है ना, यानी कि ऑर्गन प्रोटेक्शन करेगी, ऑर्गन प्रोटेक्शन करेगी। और इसके अलावा क्या करेगी, वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करेगी। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करेगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सोल्युबल यानी कि देखो फैट में जो सोल्युबल होते हैं ना वो विटामिन, जैसे A, D, E और K। ठीक है, इन सब का क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है। चलिए आगे, आगे होगा ना तो समझने कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसके अंदर तो ना नॉर्मल चीज़ है ना। आगे चलते हैं वसा के अंदर। वसा का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि फैट्स, इसका क्लासिफिकेशन देख लो। 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, पहला होता है सरल वसा जिसको बोलते हैं सिंपल फैट्स, दूसरा होता है संयुग्मी वसा जिसको बोलते हैं कंपाउंड फैट्स, तीसरा होता है व्युत्पन्न वसा जिसको बोलते हैं ड्राइव्ड फैट्स। ठीक है, अब एक सेकंड, है ना, इसके अंदर देखो जो सरल वसा होती है, सरल वसा किससे मिलकर बनी होती है, ये होती है ग्लिसरॉल, और 3 अणु होते हैं इसके अंदर किसके, वसीय अम्ल के। ठीक है, एक तो है ग्लिसरॉल प्लस 3 अणु होंगे किसके, वसीय अम्ल यानी कि लिपिड के। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो, घी है, तेल है, तो इसका होगा एग्जाम्पल हो गया। मक्खन भी डालो चाहिए। ठीक है, मक्खन भी इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इससे कितने किलो कैलोरी, ये तो तीनों बराबर रहेगी किलो कैलोरी ना, 9.45 क्योंकि ये तो फैट रह गई। ठीक है, संयुग्मी वसा, अब इसमें क्या होएगा, एक तो इसके अंदर रहेगा वसा का कण, क्या रहेगा, एक तो इसके अंदर फैट रहेगी। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, फास्फोरस होगा, नाइट्रोजन होगी। ये ध्यान रखना, इसके अंदर फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी। ठीक है, संयुग्मी वसा यानी कि इसको बोल सकते हैं तो फैट हो गई, फैट के अलावा इसके अंदर क्या होगी, फास्फोरस हो गई, इसके अलावा क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा इसके अंदर, है ना। कॉमा लगा देता हूँ ना, फैट के साथ में फॉस्फोरस, इसके अलावा नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके साथ देखो ना, देखो ज़्यादा कभी कभी इसके अंदर प्रोटीन भी जुड़े रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अपन नॉर्मली जो मेन लेना ये याद रखना, बस आपको वसा और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जुड़ा होता है इसके साथ में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड याद रख लेना। इसके अलावा इसके अंदर आप याद रख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड।
ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। एक लिपोप्रोटीन, वो तो रहने दो, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है व्युत्पन्न वसा, जिसको ड्राइव्ड फैट्स बोलते हैं, विघटन से बने होता है ये। यानी कि विघटन से मतलब कि सरल और ये संयुक्त ये जो वसा है ना, दो सरल वसा और संयुग्मी वसा, इन दोनों के जलीय अपघटन से। किससे? जलीय अपघटन से, ठीक है। लिख दो इनको यहाँ पे, जलीय अपघटन से, ठीक है। इनके जिन दोनों के जलीय अपघटन से बनेंगे क्या? व्युत्पन्न वसा, यानी कि ड्राइव्ड फैट्स, है ना। और फैट के टूटने के बाद बनता है ये जलीय अपघटन, के टूटेगी ये संयुग्मी वसा और ये जो सरल वसा, दोनों टूटेगी। इन दोनों टूटने से बनता है। इसके एग्जाम्पल देख लो, कोलेस्ट्रॉल आ गया इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर स्टेरॉइड भी कर सकते हैं अपन, स्टेरॉइड वगैरह जो आते हैं, ठीक है। वसीय अम्ल भी कर सकते हैं इसके अंदर, ग्लिसरॉल भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर याद रखना। चले आगे। अब आता है इसके अंदर विटामिन। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया। अब आता है विटामिन। विटामिन ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, ये तो मतलब बड़ा तो है लेकिन थोड़ा पड़ा हुआ है एक तरीके से ना ऑलरेडी, ठीक है। तो विटामिन को तो फंक्शनिंग की थी 1912 के अंदर। कब की थी? 1912 के अंदर, ठीक है। परिभाषा देख लो, जटिल कार्बनिक यौगिक जो सूक्ष्म मात्रा में उपापचय वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड हेल्थ, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यानी कि क्या बोलना चाहता है ये? जटिल कार्बनिक यौगिक जो सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि ये माइन्यूट अमाउंट में ज़्यादा जरूरी होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी मात्रा तो कमी चाहिए होती है, ठीक है। और वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बस। विटामिन ऊर्जा नहीं देते, ध्यान रखना बस, ठीक है। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। चले आगे, ठीक है। अब देखो विटामिन ए, अब जो देखो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, आर, है ना, आर, टी, ए, सी, टी, ओ, टी, ओ और पी, ठीक है। देखो विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। तो ए से आ जाएगा आर। विटामिन ए के बाद में आप डायरेक्ट देखना बी, बी के में क्या आ रहा है? थाइमिन, ठीक है। विटामिन बी का नाम क्या है? थाइमिन। तो बी का नाम क्या होगा? टी, यानी थाइमिन। अब अभी के लिए ये विटामिन छोड़ दो, बी वाले ना। सी देखो, सी के अंदर क्या आता है? एस्कॉर्बिक एसिड, तो इधर आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड ए, है ना। डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, तो इधर आ जाएगा डी का नाम कैल्सीफेरॉल, यानी कि सी आ जाएगा। ई के अंदर जाएगा टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल का नाम क्या आ जाएगा? टीओपी आ जाएगा, टीओ आ जाएगा ना, क्योंकि टी दो आ गए ना पे थाइमिन का और टोकोफेरॉल, यानी इसके दो स्टार्टिंग के दो वर्ड लिख दीजिए। टीओ, के है, के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन, तो इधर आ जाएगा पी, फाइलोक्विनोन, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से एक बार इसको फटाफट देख लें, रतौंधी और सूखी आंखें हो जाती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का रोग, खून आने लगता है। डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? मांसपेशी कमजोरी होती है। और विटामिन के ये होता है अधिक रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करता है ना, ठीक है। अब बी देख लो, है ना, बी देख लो। बी का स्टार्ट कहाँ से होगा? बी का भी स्टार्ट टी से होगा, है ना, बी वाला ना। तो इसके अंदर क्या जाएगा? पहले बी आ जाएगा, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12, है ना। अब बी इधर देखो, इसका नाम क्या है? B1 का नाम क्या है? थाइमिन, ठीक है। B1 का नाम क्या है? थाइमिन। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, तो B2 का नाम लिख देंगे अपन राइबोफ्लेविन, है ना। B3 का नाम क्या है? नियासिन, तो इधर लिख देंगे नियासिन। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, यानी पेंटोथेनिक एसिड, तो इधर आ जाएगा पी आ जाएगा ना। विटामिन B6 का नाम क्या है? पैरिडॉक्सिन, तो इधर आ जाएगा PY, क्योंकि P डबल हो गया ना, है ना। B7 का नाम क्या है? बायोटीन, तो इधर आ जाएगा B। B9 का नाम फोलिक एसिड, तो इधर आ जाएगा F। और विटामिन B12 का नाम क्या है? कोलबामीन, तो इधर आ जाएगा C, ठीक है। बस इनको इस तरीके से स्पेलिंग याद रख लेना बस, है ना। TRN, इनको ऐसा याद रखना, TRN, फिर PPY, फिर BFC, ठीक है। इस तरीके से याद रखना इनको ना, TRN PPY BFC, TRN PPY BFC। और RTACTOP, 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 ठीक है। TOP तो मतलब टॉप से याद रखना, टॉप है,
ए सी होता है, ए सी अच्छा लगता है, टॉप लगता है एकदम, है ना, RTACTOP। और TRNPPYBFC, TRNPPYBFC, ठीक है। अब इनके रोग याद रखना आप थोड़ा। विटामिन बी से B1 से तो बैरी बैरी बता ही दिया। विटामिन B2 से होंठ पे, मुख पे, कोनों पे कट से लग जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कट वगैरह लग जाते हैं, तो विटामिन B2 कमी से लगते हैं। विटामिन B3 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, B3, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, पहला रोग होता है। विटामिन B5 पेंटोथेलिक अम्ल होता है, इसके अंदर थकान हो जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 याद रखना, पायरिडॉक्सिन, इस पर एनीमिया होता है और नसों की कमजोरी होती है, तो एनीमिया याद रखना इसके अंदर, ठीक है। विटामिन B7 इसको बायोटिन बोलते हैं, इसका नाम पूछा जाता है बहुत बार, और इससे बाल झड़ना और त्वचा की समस्या होती है। विटामिन B9 ये इंपॉर्टेंट है, B9 के अंदर फोलिक एसिड होता है और ये एनीमिया और जन्म दोष होता है ये। और विटामिन B12 है ना, ये होता है नसों की कमजोरी से, और इसमें होता है एनीमिया, ठीक है। देखो इसके अंदर ध्यान रखना, जो विटामिन B की कमी से तो एनीमिया हो रहा है, ठीक है, इसकी कमी से भी एनीमिया हो रहा है, दोनों बात ठीक है। और एक होता है परनीसियस एनीमिया, ठीक है, एक होता है विटामिन B12 की कमी से होता है वो, ठीक है, परनीसियस एनीमिया, ठीक है, वो विटामिन B12 की कमी से होता है, एनीमिया का टाइप है ये, ठीक है। विटामिन B9 जो है ना एनीमिया, इसका जो एनीमिया ना, ये वाला एनीमिया, ठीक है, ये तो हीमोग्लोबिन की कमी वजह से होता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या हो जाता है, RBC कमी से हो जाता है, ठीक है ना, RBC कमी से हो जाता है। और ये क्या है, एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ये एनीमिया का टाइप है एक तरह से, तो विटामिन B12 कमी से होगा, ठीक है। दोनों में अंतर स्पष्ट रखना दिमाग के अंदर, ठीक है। एक तो RTACTOP, TRNPPYBFC, TRNPPYBFC, ठीक है। एनीमिया, सॉरी ये क्या नाम है, ये ना पेलाग्रा, विटामिन B3 कमी से, ठीक है। उसके अलावा एनीमिया ये किसकी कमी से हो रहा है, B9 कमी से। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 कमी से। चले आगे, अरे हो गया यार याद, अब तो क्या ही चिंता वाली बात है ना। अब करते हैं खनिज तत्व मिनरल्स। अकार्बनिक तत्व जो शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं वो खनिज तत्व कहलाते हैं, पर आवश्यक भी होते हैं ये, ठीक है। अधिक तत्व यानी कि बल्क एलिमेंट्स 100 mg पर डे से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1000 मतलब 100 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है ना, 100 mg पर डे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या आने लगे एक तरीके से पूरे मिनरल, सभी मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम होता है, कैल्शियम ये अपन को किससे मिलता है, दूध से, पनीर से मिलता है ना, मिल्क, चीज़, इनसे मिलता है, ठीक है। कार्य क्या है, हड्डी, दांत, रक्त थक्का, बोन्स, क्लोटिंग, इनमें काम होता है वो, ठीक है। और इसी कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स, ऑस्टियोपेरोसिस, मतलब ऑस्टियोलॉजी मतलब जानते हैं हड्डियों का ना, हड्डियों से रिलेटेड हो जाता है ऑस्टियोलॉजी ना, तो हड्डी दांत ही आ जाएगा ना, रिकेट्स हो जाता है। पी है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। मांस में, अनाज में, दो ये इसका स्रोत है, मांस और अनाज यानी मीट एंड सीरियल, ठीक है। और फॉस्फोरस ATP में काम आता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो पी आ जाएगा, है ना। DNA, RNA, ठीक है, इनके अंदर काम आता है, हड्डी के अंदर काम आता है, ये ध्यान है ना, हड्डी में दोनों काम आता है, मेनली कैल्शियम, दूसरे फॉस्फोरस, ठीक है, ATP और RNA DNA, ठीक है। इससे कमी से क्या हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, वीक बोन्स हो जाती है। फिर आता है पोटाश, ये केला और नारियल से प्राप्त होता है, बनाना और कोकोनट से, ठीक है। ये काम किस में आता है, यांत्रिक आवेग में, ठीक है, यांत्रिक आवेग का काम है इसका, यानी कि नर्व इम्पल्स का काम है। और इसी कमी से पैरालिसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है विटामिन K की कमी से, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया यार, पोटाश की कमी से, है ना, K नहीं, पोटाश की कमी से ना। Na और Cl है, मतलब NaCl तो मिलकर नमक बना लेता है, तो नमक स्रोत क्या इसका, नमक आ जाएगा, ठीक है। जल संतुलन का काम है इसका, है ना, वाटर बैलेंस करेगा ये, ठीक है। और इसका काम होता है, इसी कमी से क्या हो जाता है, ऐठन हो जाती है, BP कम हो जाता है ना। BP कम होएगा तो नमक दे दो उसको, बढ़ जाएगा। क्रैम्प्स जाते हैं, क्रैम्प्स होता नहीं, क्रिकेटर क्रैम्प्स पड़ गए जांग के अंदर ना, फीमर के अंदर थोड़ा, तो क्रैम्प्स हो जाते हैं NaCl की कमी से, ठीक है। चले आगे, फिर आता है सल्फर। सल्फर होता है, सल्फर इसका स्रोत है जो प्रोटीन, अंडा वगैरह, है ना, इनसे प्राप्त होता है अपने सल्फर, है ना। और ये एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक है सल्फर। इसी कमी से क्या हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। फिर है Mg, ये हरी सब्जी में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल। क्लोरोफिल का मुख्य ये तत्व ना, ATP एंजाइम के निर्माण में काम आता है, ये ATP में एंजाइम के निर्माण में ना, इससे कमी से क्या हो जाता है, कपकपी लगती है ना, रिमोर्स, ठीक है। चले आगे, अब अपन ने जो पढ़े थे ना, ये कौन सा एलिमेंट पढ़ते, बल्क एलिमेंट, अधिकत्व। अच्छा मैं शायद पहले गलत बोल गया था ना, अधिकत्व जो बल्क एलिमेंट होते हैं ना, जिनकी रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से अधिक
100 mg पर डे से अधिक रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं बल्क एलिमेंट। ठीक है, ये अधिक रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये वाला जो अपन पढ़ेंगे, अपन दूसरा इसका जो भाग पढ़ेंगे है ना, उसके अंदर है सूक्ष्म तत्व यानी कि ट्रेस एलिमेंट आता है, जो 100 mg पर डे से कम रिक्वायरमेंट रहती है ना, यानी 100 mg पर डे से कम रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। ठीक है, ये होता है सूक्ष्म तत्व यानी कि ट्रेस एलिमेंट। इसमें आ जाएगा Fe, ये किससे प्राप्त होता है? लीवर से, जिगर से। ठीक है, पालक से। ठीक है, कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण कार्य है इसका, और इसी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया के लिए क्या क्या आ गया था अपने पास में? विटामिन कौन सा आ गया था अपने पास? विटामिन B9 आ गया था एक तो। ठीक है, एक आ गया था B12। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में आयोडीन, नमक खाओ इसके लिए। स्रोत क्या है इसका? नमक, आयोडाइज साल्ट। थायरोक्सिन, इसका काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण में सहायक होती है ना। इसी कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जड़वामनता यानी कि गोइटर डिजीज और क्रेटेनिज्म हो जाती है। ठीक है, फिर आता है Cr। ठीक है, क्रोमियम बोलते हैं इसको, क्रोमियम। और इसका जो स्रोत है वो क्या है? मांस है, मशरूम है, मीट और मशरूम है ना। और ग्लूकोज के उपापचयन में सहायक है ये, यानी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सहायक है। और इसी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है इसकी कमी से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्रोमियम। चले आगे, क्या आता है? मोलिबेडनम, दाल और सब्जी में मिलता है ये, है ना, पल्सेज में, वेजिटेबल में। ये क्या होता है? नाइट्रोजन के उपापचयन में सहायक है ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में सहायक है। और इसी कमी से वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन, है ना। अब आता है फ्लोरीन। ठीक है, पानी में और चाय में इनका स्रोत है ना, पानी और चाय इनका स्रोत है। और दांतों के इनेमल में सहायक है, इनेमल निर्माण में है ना, उसके रिपेयरिंग में, निर्माण में सहायक है। और इसी कमी से हो जाता है? दंत से हो जाएगा, दांत निर्माण में सहायक हो तो दंत से हो जाएगा ना, डेंटल क्राइसिस हो जाएगा। जिंक अनाज और दूध से मिलता है, यानी सीरियल्स और मिल्क से मिलता है। 80+ एंजाइम्स के निर्माण में सहायक है, यानी कि टोटल बात है कि एंजाइम निर्माण में सहायक है ये। इसी कमी से वृद्धि रुक जाती है, यानी ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। ठीक है, फिर आता है कॉपर। कॉपर ये इसमें आ जाएगा? मेवा खाओ, इससे भाई मेवा, दाल खाओ। ठीक है, नट्स एंड पल्सेज खाओ। साइटोक्रोम के निर्माण में सहायक है ये, और इसी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है, एनीमिया इसी कमी से हो जाता है। ठीक है, कॉपर की कमी से। मेनली तो अपना वही चलेगा यार, देखो रियलिटी बताऊँ तो आपको, हाँ, मेनली तो विटामिन ही चलेगा, विटामिन के अंदर से पूछेगा मेनली। फिर भी ना ऑप्शन में तो देख लेना ये वाला ना। इससे भी पहले वो क्या जाएगा? आयरन, है ना। ये तो बाद में रखना आप ऑप्शन, ये तो फोर्थ ही रखना एक तरीके से। ठीक है, इससे पहले तो आयरन आएगा मिनरल्स के अंदर तो। ठीक है, फिर आता है Mn, है ना, मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है ये अनाज और चाय से मिलता है, सीरियल और टी से मिलता है। उपास्थि निर्माण में सहायक है, यानी कार्टिलेज निर्माण में सहायक है मैग्नीज। और इससे क्या हो जाता है? बोन डिफेक्ट हो जाती है, इसकी कमी से क्या हो जाती है? बोन डिफेक्ट। ठीक है, कॉपर से क्या, सॉरी कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट, है ना। ठीक है, कोबाल्ट से ये जिगर से, दूध से, इनसे मिलता है ना, लीवर से, मिल्क से। विटामिन B12 का भाग है, पार्ट ऑफ विटामिन B12। और इससे क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, आपने देखा होता विटामिन B12 के निर्माण में भी कोबाल्ट सहायक था, तो सेम बात आ गई यहाँ पे, है ना। ठीक है, और फिर आता है सेलेनियम, Se। ये मांस से मिलती है, अनाज से मिलती है, यानी मीट और सीरियल दोनों से मिलती है। विटामिन E के निर्माण में सहायक है ये, है ना। पेशी दर्द हो जाता है इसी कमी से, क्या हो जाता है? पेशियों में दर्द होने लग जाता है, यानी मसल्स में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अब अपन देखेंगे क्या? संतुलित आहार। अपन क्या देखेंगे? अब संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। यह आपका लास्ट टॉपिक है। जो सामान्य पुरुष होता है ना, उसको डेली 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और सामान्य स्त्री को 2200 की। और अधिक जो परिश्रम करता है उसको 6000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और गर्भवती अगर महिला है तो उसको 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सामान्य पुरुष को तो 3000 किलो कैलोरी, स्त्री को 2200 किलो कैलोरी, अधिक परिश्रमी को 6000 और गर्भवती को 300 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 2200 तो पहले थी और 300 एक्स्ट्रा मतलब लगभग 2500। ठीक है, प्रोटीन देख लो, 65 से 75 ग्राम चाहिए। और स्त्री को कितना चाहिए? 55 से 65। अधिक परिश्रमी को 90 से 100 और गर्भवती महिला को 15 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए भाई साहब, है ना। और सामान्य पुरुष को फैट चाहिए कितनी? 60 से 70 ग्राम, स्त्री को चाहिए 50 से 60 ग्राम और परिश्रमी को चाहिए 80 से 90 ग्राम, है ना। कार्बोहाइड्रेट देख लो, 400 से 500 ग्राम, है ना, 350 से 450 ग्राम महिला को, है ना। और अधिक परिश्रमी को 700 से 800 ग्राम चाहिए।
है ना। ठीक है, इसके बाद आता है कैलोरी मान, देख लो। कार्बोहाइड्रेट का तो मैंने आपको बताया था 4, प्रोटीन का भी बताया था मैंने आपको, प्रोटीन का 5 देखा है क्या, प्रोटीन का 4 ही आएगा यार, है ना। ठीक है, और वसा है, वसा, वसा का दे रखा कितना, 9.45 किलो कैलोरी, ये मतलब इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, रोग देख लो, प्रोटीन कमी से क्या हो जाता है, क्वाशी और हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के दोनों की एक साथ कमी हो जाए तो इससे हो जाएगा मरसमस रोग। ठीक है, यानी कि मरसमस जो होता है कुपोषण की वजह से होता है। ठीक है और इधर ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। ठीक है, बाकी लिपिड, लिपिड से 9 किलो कैलोरी, नॉर्मली याद रखना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लेना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। नहीं है तो ये चैप्टर तो भैया हो गया फिनिश, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये चैप्टर फिनिश हो गया, है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। तो जब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।